अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा समय था जब कोई समय ही नहीं था, तो इस बात को सुनकर आपको कैसा लगेगा? थोड़ा अटपटा सा महसूस होगा कि मैम ये क्या बात हुई कि एक ऐसा समय था जब कोई समय ही नहीं था। तो फॉर योर नॉलेज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज ट्रू। एक ऐसा टाइम था जब टी की वैल्यू जीरो थी। कोई टाइम नहीं था, कोई ब्रह्मांड नहीं था, कोई अर्थ नहीं थी, कोई प्लेनेट नहीं था। उसके बाद एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। उसके द्वारा पहली बार इस ब्रह्मांड का नामो निशान हमारे सामने आया। हम जाने ब्रह्मांड के बारे में इस बिग बैंग के बाद। ये जो टॉपिक है बायो का ही एक हिस्सा है, इसको हम इंक्लूड करते हैं इवोल्यूशन में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें हम जानते हैं अर्थ की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, कैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे आज जो सबसे वेल डेवलप्ड हमारी स्पीशीज आती है होमोसेपियंस, उस तक कैसे पहुंचे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आंचल त्यागी। वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एम विद राकेश पर। आज की जो वीडियो है हमारी, दिस इज द डे 1 वीडियो, जो हमने एक छोटा सा क्रैश कोर्स कहें या फिर इस फॉर्म में कोर्स शुरू किया है 30 डेज के लिए, जो कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस एक प्रॉपर फॉर्मेट में। एक प्रॉपर फॉर्मेट मतलब कि एक क्वेश्चन और साथ साथ उसके आंसर क्या है और कैसे हम बाकी को एलिमिनेट कर रहे हैं, और उसके संबंध में जो भी थ्योरी लागू होती है उसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो टीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, मैं पढ़ने जा रही हूँ पहला क्वेश्चन जो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? seal flippers and cat paw are homologous. Insect wing and bird wing are homologous. Bat wings and insect wings are homologous. Thorn of bougainvillea and tendril of pea are analogous. Okay, this is the question. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर दो टर्म हमें पहले समझनी होंगी क्वेश्चन को करने से पहले। जो सामने यहाँ लिखा हुआ है होमोलोगस एंड एनालोगस, दो टर्म्स हैं आपके सामने। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 30 डेज में तो ऐसा नहीं है कि हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे, हम क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे, और ये जो पूरा हिस्सा है वो किस पर्टिकुलर टॉपिक का हिस्सा है वो देखेंगे। जैसे कि इवोल्यूशन है तो आज का पहला काम होगा आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनको पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे इवोल्यूशन पर एक सरसरी निगाह डालेंगे, उसको अच्छे से। अगर आपके पास टाइम है तो नोट की फॉर्मेट में आप लिख के रखिए, वरना आप किसी भी हाइलाइटर से अपनी बुक में मार्क करके रख सकते हैं। होमो, देखिए होमोलोगस को हिंदी में हम बोलते हैं समजात अंग एंड एनालोगस को हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। ओके, होमोलोगस, होमो मीन्स होता है सेम, लोगस मीन्स होता है ओरिजिन। तो दो बेसिस पे हम होमोलोगस एनालोगस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब बेस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि जो इनका बनने का ढंग है वो, एंड दूसरा फंक्शन। एक बहुत ही ट्रिक है हमारी कि किस तरह से हम देखें कि जो ऑर्गन हमें दिए गए हैं वो समजात हैं या समवृत्ति हैं। जब हम बात करते हैं होमोलोगस की तो उसका ओरिजिन सेम होता है एंड फंक्शन डिफरेंट होते हैं। हाउ, अभी बात करेंगे उस बारे में। जब बात करते हैं हम एनालोगस ऑर्गन्स की तो ओरिजिन डिफरेंट हो जाता है एंड फंक्शन सेम हो जाते हैं। ओके, ये जो सामने आपके लिखी हुई है डेफिनेशन, दिस इज द लाइक 90% केसेस में ऐसा होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो ओरिजिन भी सेम है फंक्शन भी सेम है। ठीक है, तो बेसिकली जो होमोलोगस एनालोगस हैं वो है डिफरेंशिएट ओरिजिन के बेस पे। होमोलोगस का ओरिजिन सेम होगा, जैसा नाम से मैं आपको बता रही हूँ, होमो में सेम, लोगो में ओरिजिन, एंड फंक्शन हो जाते हैं डिफरेंट। एज पहला
थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है, जस्ट इसके बारे में एक बात कर लेते हैं। थॉर्न ऑफ बुगनविलिया। बुगनविला एक आपका प्लांट होता है, उसमें थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है, इस तरह से। टेंड्रिल ऑफ पी, जो पी होती है आपकी मटर की बेल होती है, उसमें टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या कांटों का काम और इस टेंड्रिल्स का फंक्शन सेम होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नो, नहीं होगा। कांटे जो हैं वो एक तरह से स्टिंग्स, रक्षा के लिए काम आएंगे, चुभ जाएंगे। जो टेंड्रिल्स होंगे जो किसी बेल में होते हैं, वो उसको ऊपर चढ़ने में काम आते हैं, ये लिपट कर कहीं भी रह जाते हैं। तो फंक्शन यहाँ पर हमने क्या देखा, फंक्शन क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। तो फंक्शन किस में डिफरेंट होता है? होमोलोगस में। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूं, इससे थोन ऑफ बुगेनविलिया टेंड्रिल ऑफ पी क्या होंगे, होमोलोगस होंगे कि एनालोगस होंगे? तो वो हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, होमोलोगस होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एनालोगस दिया गया है, तो इस वजह से ऑप्शन सही नहीं है। बैट विंग, इंसेक्ट विंग आर होमोलोगस। बैट जो कि एक मैमल होता है, मैमल होता है, जो विंग्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? जस्ट सपोज दिस इज अ बैट विंग, ये क्या है? इसमें बोन्स होती हैं, ठीक है। जो आपकी एक तो मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई हो जाती है, प्लस बोन्स होती है। इसमें पंख असली वाले विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन मॉडिफाई होती है। और जो इंसेक्ट विंग होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ जी, इंसेक्ट विंग कैसे होते हैं? इंसेक्ट विंग जो हैं वो काइटिन के बने हुए होते हैं। काइटिन की बनी हुई, CHITIN, काइटिन की बनी हुई स्ट्रक्चर है। बोन्स वगैरह कोई प्रेजेंट नहीं होती हैं। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है? दोनों ही उड़ने में काम आते हैं। तो जहां पर ओरिजिन हमारा डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, उनको बोलते हैं हम एनालोगस। तो यहाँ पर लिखा गया है बैट विंग इंसेक्ट विंग होमोलोगस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पर चलते हैं, इंसेक्ट विंग एंड बर्ड विंग आर होमोलोगस। तो फिर से हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। इंसेक्ट विंग किस चीज़ के बने हुए होते हैं? काइटिन के बने हुए होते हैं। बर्ड विंग किस चीज़ के बने हुए होते हैं? फीदर्स के बने हुए होते हैं, प्लस बोन्स के बने हुए होते हैं। तो दोनों का जो ओरिजिन है वो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, सॉरी, जो ओरिजिन है क्या वो सेम है? नहीं है, क्योंकि जो बर्ड के विंग्स हैं वो फीदर प्लस बोन के बने हुए हैं, जबकि इंसेक्ट के विंग काइटिन के बने हुए हैं, और दोनों का फंक्शन सेम है। तो इनको एनालोगस की कैटेगरी में हमको डालना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो ऑप्शन है आपका ये भी इनकरेक्ट होगा। बात करते हैं फर्स्ट की, सील, फ्लिपर एंड कैट पॉ आर होमोलोगस। इस ऑप्शन के बारे में देखते हैं। सील, फ्लिपर, जो सील्स होती हैं इसमें जो फ्लिपर्स होते हैं वो किस काम में आते हैं? दिस इज नॉट रियल सील, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। वो तैरने के काम में आते हैं, ठीक है, चलने के काम में आते हैं। सील ऐसे फ्लिप कर करके उनकी हेल्प से चलती है। कैट पॉ किस काम में आते हैं? वो भी चलने के काम में आते हैं। यहाँ तैरने के काम में आ रहे हैं और यहाँ चलने के काम में आ रहे हैं। दोनों का फंक्शन है डिफरेंट, ठीक है, दोनों का फंक्शन है डिफरेंट। लेकिन हाँ जी, तो सील, फ्लिपर तैरने के काम में आते हैं जैसा मैंने अभी बताया, एंड कैट पॉ चलने के काम में आते हैं। तो फंक्शन कैसा हो गया दोनों का? डिफरेंट, लेकिन दोनों का ओरिजिन सेम है। सो दीज आर होमोलोगस इन ओरिजिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? इसमें हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, सील, फ्लिपर और कैट पॉ आर होमोलोगस। तो देखिए, जब भी इस तरह का कोई आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको बेसिकली करना क्या है, उनका ओरिजिन और उनका फंक्शन, इस बेस पे दोनों को देखना है। सबसे पहले हम फंक्शन को देख सकते हैं, ओरिजिन हमें मालूम नहीं होता है। अगर फंक्शन डिफरेंट है तो वो होमोलोगस होंगे, और फंक्शन सेम है तो वो एनालोगस होंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल आप अपनी बुक से देख के नोट करिएगा। मैं बता देती हूँ कुछ एग्जांपल आपको होमोलोगस के। फोर लिम्स ऑफ बैट एंड आर्म्स ऑफ मंकी, ओके। फोर लिम्स ऑफ पेंगुइन एंड फोर लिम्स ऑफ व्हेल, आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई एंड माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो, gills of fishes and lungs of rabbit, heart of frog and heart of human. Okay, penis and glands, penis of male rabbit and clitoris of female rabbit. ये सब होमोलोगस ऑर्गन्स के आपके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद एनालोगस में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आ जाते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, दीज आर एनालोगस, जिसकी भी हमने बात की है। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा एंड किडनी ऑफ रैबिट, and sting of honeybee and sting of stingray, and last potato and sweet potato. This is important, and these which examples
मैंने अभी अभी दिए हैं जो आप एग्जाम्पल्स, वो सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो आप एक नोट की फॉर्म में इनको लिखकर रख सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन, ये टर्म्स इससे संबंधित हैं होमोलोगस एनालोगस से, तो इनको आप देखिए और नोट्स में जरूर अपने लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। ये तीनों टर्म्स के बारे में देखिएगा, लिखिएगा। और हाँ, अगर इस टॉपिक से जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आता है, नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें डालकर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको उसका 100% आपको आंसर करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। सेकेंड क्वेश्चन, थ्योरी ऑन्टोजेनी रिकेपुलेट्स फाइलोजेनी वाज प्रपोज्ड बाय, एक टर्म है ये, इसको याद रखिएगा, ऑन्टोजेनी रिकेपुलेट्स फाइलोजेनी, इसको आप याद रख सकते हैं बायोजेनेटिक लॉ से। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया, ठीक है, तो ये दिया था हैकल साहब ने। जो सेकंड वाले हैं अपने, मेंडल हमें पता है जेनेटिक्स से रिलेटेड है, डार्विन और वीजमैन दोनों ही यहाँ हैं इवोल्यूशन में, लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। हैकल साहब हैं जिन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया या लॉ दिया जिसका स्टेटमेंट है ऑन्टोजेनी रिकुपलेट्स फाइलोजेनी, मतलब कि इसको अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं या फिर ट्रांसलेट करूं इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं कि कोई भी जो फॉर्म है आज की एडवांस फॉर्म है जो अपने एंसिस्टर रहे हैं अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था में अपने पूर्वजों के कैरेक्टर्स को दर्शाती हैं। जस्ट सपोज जो टेडपोल होता है, वी नो व्हाट इज टेडपोल, टेडपोल इज लार्वल फॉर्म ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग लार्वा होता है। तो फ्रॉग लार्वा के जो कैरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं फिशेस से रिजेंबल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो वी कैन से कि जो फिशेस हैं उनसे एम्फीबियंस इवोल्व हुए हैं। जब आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम पहले पाइसिस, उसके बाद एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड लास्ट में मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बायोजेनेटिक लॉ है या हैकल का लॉ है वो यही कहता है कि ऑन्टोजेनी रिकेपुलेट्स फाइलोजेनी, मतलब कि कोई भी एडवांस जीव अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था में अपने एंसिस्टर जो रहे हैं, पूर्वज जो रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स को अपने अंदर जरूर दर्शाता है। थर्ड क्वेश्चन, स्टेनले मिलर सपोर्टेड ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल सिंथेसिस, ए बायोजेनेसिस, नन ऑफ दीज, ठीक है। स्टेनले मिलर जो हुए हैं उन्होंने ओपेरिन थ्योरी पे, जो हेल्डेन ओपेरिन थ्योरी है उस पे काम किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक प्रयोग उन्होंने प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट किया था। बुक में उठाइए, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या क्या आते हैं उससे। पहला तो जो आपके सामने लिखा हुआ है केमिकल सिंथेसिस है, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस ही इनमें से कोई भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो स्टेनली मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें किस किस गैसेस का उन्होंने मिक्सचर लिया था। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या, सॉरी क्या तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो स्टेनली मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन सी गैस उपस्थित नहीं थी। अब देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के सपोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंट है, मतलब जीवन उत्पत्ति के बारे में एक्सपेरिमेंट है, तो आपको वहां पर ऑप्शन में ऑक्सीजन जरूर लिखा मिलेगा, O2 जरूर लिखा मिलेगा, लेकिन स्टेनले मिलर जी ने जो प्रयोग किया था उसमें O2 कहीं भी नहीं थी। तो इस ऑप्शन को हमेशा याद रखिएगा। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी, जो हमारी पूर्व धरती थी, जो शुरुआत जीवन की जिस पर हुई थी, कभी वहां पर कभी ऑक्सीजन थी ही नहीं। तो फिर उन्होंने जो सपोर्ट था उसमें किया क्या था, तो जो मिलर साहब हैं ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ओपेरिन हेल्डेन जी की थ्योरी जो उन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ के सपोर्ट में लिखी थी उस पे प्रयोगशाला में प्रयोग किया था, उसको परफॉर्म किया था, ठीक है, स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस के थ्रू। स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस, उस एपरेटस का नाम था जिसका उन्होंने प्रयोग किया था। इसमें उन्होंने सारी ऐसी कंडीशंस उपलब्ध कराई थी उस प्रयोगशाला में, जैसी हम सोचते हैं कि कभी पुरानी धरती पर रही होंगी जब कभी यहाँ पर जीवन शुरू हुआ था। तो दो चीजें हैं जिनके शुरू में चाहता है H2O
एंड S2, और दो हैं जिनमें बाद में H आता है, NH3 एंड CH4। ये वो चारों चीजें हैं जो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज की थी। इसके अलावा खाली ना नाइट्रोजन थी ना ऑक्सीजन थी। ओके, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। वाटर वेपर थी, S2 जो है, S2 हाइड्रोजन है, NH3 अमोनिया है एंड CH4 मीथेन है। इन चारों गैसेस का मिक्सचर मिलर जी ने अपने लिए यूज किया था प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के दौरान, और जिसमें उनको रेड कलर का एक लिक्विड मिला था। उस लिक्विड में कुछ प्रिमिटिव एलिमेंट्स उनको मिले थे। यूरिया मिला था, यूरिक एसिड मिले थे, शुगर, एसिटिक एसिड एंड एमिनो एसिड्स मिले थे। जो एमिनो एसिड मिले थे उनके क्या क्या नाम है, ये आप पढ़िए पूरा टॉपिक और वहां से छांट कर लिखिएगा, क्योंकि आप टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनर। ओके, लिखिएगा। और केमिकल सिंथेसिस, क्योंकि लैब में कर रहे हैं, केमिकल्स की हेल्प से कर रहे हैं, तो ये केमिकल सिंथेसिस ओरिजिन ऑफ लाइफ को जो सपोर्ट करता था, ये इसके लिए थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ते हैं। पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, देखिए जो होमोलोगस ऑर्गन है, या ये अभी कनेक्टिंग लिंक के हम बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हमने बात की थी एटाविज्म के बारे में, अभी नहीं की है, अभी कर लेते हैं। चलो, एटाविज्म के बारे में ये सब क्या है चीजें, ये सब है इविडेंस। इविडेंस फॉर व्हाट, किस चीज के लिए इविडेंस है? इविडेंस है इवोल्यूशन के लिए। हम कहते हैं कि बंदर थे पहले और फिर मानव बन गए। ठीक है, तो एक जनरल धारणा है, ऐसी नहीं है कि सच में बंदर जैसे थे। तो गोक्सियम वाली फॉर्म से हम बोलते हैं कि आज का जो ह्यूमन है, टुडेज ह्यूमन है, वो इवॉल्व हुआ है वहां से। ठीक है, तो वो एक पूरा इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जो ऐसे ही 4-5 साल में पूरा नहीं हुआ है, करोड़ों साल इसमें लग गए हैं। तो ये जो चीजें हैं, कनेक्टिंग लिंक हैं, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स हैं, या फिर एटाविज्म है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, ये सब इवोल्यूशन के सपोर्ट में एविडेंस है। ये इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ये बताते हैं कि हाँ जी इवोल्यूशन हुआ है। तो उसी की तरह ये कनेक्टिंग लिंक्स जो है वो भी एक सपोर्ट है। आर्कियोप्टेरिक्स, आप सभी ने नाम सुना है, आर्कियोप्टेरिक्स। 10th क्लास से हम इसको पढ़ते आते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? एक जीवाश्म है, एक पक्षी है, और एक रेप्टाइल है। एक रेप्टाइल और पक्षी के बीच की कड़ी हम आर्कियोप्टेरिक्स को मानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पक्षी वाले लक्षण हैं और कुछ रेप्टाइल्स वाले लक्षण हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक पेरिपेटस भी कनेक्टिंग लिंक है, और वो है किस किस के बीच में? रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में है, रेप्टाइल्स बर्ड्स के बीच में है, बर्ड्स मैमल्स के बीच में है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जाएगा 4, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो पेरिपेटस है वो है कनेक्टिंग लिंक हमारी आर्थ्रोपोड एंड एनिलीड के बीच। और एनिलीडा, इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसी कड़ी में हम कुछ नाम और लिख सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। युगलीना, आप सबको मालूम भी होगा, एक पादप भी है, एनिमल भी है, दोनों के बीच की हम कड़ी इसको बोलते हैं। युगलीना को बोलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक। दूसरा आ जाता है प्रोटीरोस्पोंजिया, नोट कर लीजिए आप, प्रोटोजोआ और पोरिफर के बीच की कनेक्टिंग लिंक। थर्ड आ जाता है पेरिपेटस, जो अभी बात की हमने, ऑर्थोपोड एनिलीड के बीच की कनेक्टिंग लिंक। नियोपिलिना, NEO PILINA, नियोप्लिना, ये बनाता है कनेक्टिंग लिंक एनिलीड एंड मोलस्क के बीच, जो शेल वाले होते हैं आपके एनिमल्स, बहुत सॉफ्ट स्किन वाले और शेल के अंदर रहते हैं। इसके बाद बैलेनोग्लोसस है, हेमिकोडेट है, नॉन कोडेट कोडेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, और प्रोटोथीरियंस जो एग-लेइंग मैमल्स हैं, जैसे कि प्लेटिपस, ये भी याद रखिएगा। एग-लेइंग मैमल्स के एग्जाम्पल जरूर पता होनी चाहिए आपको। एग-लेइंग मैमल्स, इनके एग्जाम्पल में लिखिए प्लेटिपस, ऑर्निथोरैंकस भी उसको बोला जाता है, प्लेटिपस, ऑर्निथोरैंकस। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं। ये रेप्टाइल और मैमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बनाता है, रेप्टाइल एंड मैमल्स के बीच। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वॉज नॉट प्रपोज्ड बाय डार्विन। ठीक है, एक जो इवोल्यूशन है, तो इसमें इवोल्यूशन में दो तीन फेमस थ्योरी हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं लेमार्क, डार्विन। ठीक है, तो लेमार्क साहब की थ्योरी शुरू में पढ़ते थे हम, उसके बाद डार्विन जी की थ्योरी पढ़ने लगे। तो दोनों थ्योरीज हैं क्या, और दोनों क्यों पढ़ी हमने? देखिए, पहले जब हमने लेमार्क की थ्योरी के बारे में, हम कभी एक क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट तब बात करेंगे। लेमार्क जी ने जो कहा था, डार्विन जी ने उसको अपोज किया। ठीक है, डार्विन जिनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे ये। ठीक है, और इनके जो ग्रैंडफादर थे इरिस्मस डार्विन, वो भी एक फेमस नेचुरलिस्ट थे। तो पूर्वजों से ही चला आ रहा था यहाँ पर ये काम, जो नेचुरलिस्ट बनने का था यहाँ पर। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात, जो इनके ग्रैंडफादर थे चार्ल्स डार्विन के, इरिस्मस डार्विन, उनको न्यूटन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, चार्ल्स डार्विन को ही न्यूटन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, इरिस्मस डार्विन को नहीं। न्यूटन ऑफ बायोलॉजी, कभी कभी बोलते हुए पॉइंट्स इधर उधर हो जाते हैं, तो ये मत सोचिएगा। ठीक है, न्यूटन ऑफ बायोलॉजी इनको बोला जाता है। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी प्रपोज की थी, नेचुरल सिलेक्शन। 22 साल की एज में घूमने निकल गए थे एक गैलापैगस आइसलैंड पे, HMS बीगल नाम के जहाज में। ठीक है, जहाज किसका था? रानी जी का था। तो 5 साल की इन्हें सर्विस मिली उस पर घूमने की, 22 साल की उम्र में, और वो निकल गए। घूमते घूमते उन्होंने बहुत सारी वेरिएशंस को ऑब्जर्व किया। डार्विन फिंचिस का जो हम नाम सुनते हैं गैलापैगस आइसलैंड पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? डार्विन फिंचिस का आइलैंड का नाम पूछ लेते हैं, दैट इज गैलापैगस आइसलैंड। ओके, ये याद रखिएगा। एडेप्टिव रेडिएशन का बहुत एग्जाम्पल है डार्विन फिंचिस। अडेप्टिव रेडिएशन क्या थी? डार्विन फिंचिस एक स्पेशीज थी फिंचिस की, जिसमें उन्होंने देखा कि वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अडेप्ट होने के लिए जो उनकी बीक्स की शेप थी, जो उनकी चोंच थी, वो अलग अलग स्टाइल की थी। 13 टाइप की उन्होंने फिंचिस वहां पर ऑब्जर्व की थी, जो कि जिनके एंसेस्टर सेम थे, लेकिन उनके वातावरण या खाने पीने की हैबिट के कारण वो एडप्ट हो गई थी, और जो उनकी चोंच थी वो चेंज हो गई थी। तो डार्विन जो है, उनमें से उन्होंने क्या प्रपोज नहीं किया यहाँ पर? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक पॉइंट तो अभी हमने देख लिया नेचुरल सिलेक्शन के, इनको दाता माना जाता है, इन्होंने दिया था, फादर हैं, तो ये तो थ्योरी इन्होंने दी थी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी इन्होंने दिया था, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी इन्होंने दिया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना इनके द्वारा प्रतिपादित नहीं की गई है। 5 पॉइंट हैं डार्विन जी की थ्योरी के। पहला बोलता है प्रोडिगैलिटी इन नेचर। कोई भी क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी, मतलब 1 2 3 4 5 जितने भी आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, दूसरा आ जाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। थर्ड पॉइंट आ जाता है वेरिएशन। फोर्थ पॉइंट आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन, एंड फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मोटा माटी अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो संकल्पना है, ये कहती है कि जो नेचर है, उसने प्रोडिगैलिटी नेचर, जो जीव हैं इस संसार में, वो बहुतायत में हैं, और उनको रिप्रोडक्टिव पावर भी जो है वो हाई दी हुई है। हर जीव रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसी जाति उत्पत्ति करता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब कि अब उन्होंने, जो जीव आ गए हैं धरती पर, उनको अपने रहने के लिए स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ता है, चाहे वो जगह के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, या किसी और रूप में हो। वेरिएशन, फिर जो इस स्ट्रगल में जीत जाते हैं लोग, वो किस वातावरण में रहते हैं, उससे उनमें वेरिएशन आ जाती है। अब वेरिएशन मतलब कोई छोटा रह गया, कोई बड़ा हो गया। उसके बाद जैसे कि जिराफ के केस में हुआ था कि शुरू में लंबी टांगों वाले जिराफ भी थे और छोटी टांगों वाले जिराफ भी थे, लेकिन खाना जैसे जैसे खत्म होता गया तो लंबी जो गर्दन वाले जिराफ थे वो सर्वाइव कर गए और दूसरे नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल है, जो नेचर है, वो अपने, जो नेचर है वो सेलेक्ट कर लेती है फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को, तो नेचुरल सिलेक्शन का ही दूसरा नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है
सर्वाइव कर जाएगा। एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मतलब कि नई स्पीशीज की उत्पत्ति। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पीशीज। जो स्पीशीज होती है सबसे छोटी इकाई होती है जब हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, उसमें member of species can interbreed, gene flow does not occur between the populations of a species, each species is reproductive isolated from every other species and variation occur among members of species। इसमें पूछा है which of the following is not true for species। देखिए इंटरब्रीड कर सकते हैं मेंबर ऑफ स्पीशीज, किसी भी सेम स्पीशीज के मेंबर ही इंटरब्रीड करते हैं। ईच स्पीशीज, हर एक स्पीशीज जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है दूसरी स्पीशीज से, ये पॉइंट भी सही है। एंड वेरिएशन जो है वो अकर अमंग मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में वेरिएशन आ सकती है, जैसा कि डार्विन फिंचेस के केस में था। तो ये तो तीनों ही पॉइंट सही हैं। और ये सेकंड पॉइंट है जो आपका, जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज, दिस इज रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि जीन फ्लो भी होता है सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if an RNA molecule contain 50% adenine, then amount of cytosine will be 15%, 30%, 35 can be calculated। ठीक है, ये इवोल्यूशन में है क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स में भी इसको हम रख सकते हैं एंड इवन बायोटेक वाले पार्ट में भी रख सकते हैं। तो हमें इसमें दिया गया है एडेनिन दी गई है, किसी आरएनए मॉलिक्यूल में 15% है, साइटोसिन को पूछा गया है। ठीक है, एक लॉ है जो बोलता है, वो बोलता क्या है वो तो बाद में देखेंगे, चलिए पहले देख लेते हैं। जो एडेनिन है उसकी मात्रा किसी भी मॉलिक्यूल में यू के बराबर होती है और सी की मात्रा जी के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होता है, यूरेसिल और थायमिन का। जो डीएनए है उसमें थायमिन प्रेजेंट होता है एंड जो यूरेसिल है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। ओके, तो जितनी ए है उतना ही आपका यू हो जाएगा, इट मीन्स यू भी 15 हो गया। ओके, अगर हम सी को मान लूं मैं एक्स है तो इट मीन्स जी भी एक्स हो जाएगा। सो सी प्लस जी इक्वल्स टू 100 माइनस ए प्लस यू। ए प्लस यू कितना है हमारा, इसको x प्लस एक्स कर दिया हमने 100, और a प्लस यू कितना है हमारा 15 प्लस 15 30। सो 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30%। ठीक है, तो एक x की वैल्यू 30 है। आई कैन से कि c भी 30% होगा एंड g भी 30% होगा। ठीक है, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी 30%। कैसे कैलकुलेट किया हमने, किसी भी एलिमेंट में एक तरह से देख सकते हैं हम, a प्लस जी इक्वल टू सी प्लस डी या सी प्लस यू। तो जितना इसकी वैल्यू होगी, a कितना है यहाँ पर 15 है, g कितना है x मान लिया था, c कितना है हमारा, c कितना था 15 ही था है। ओके, और u कितना था, इसको भी हमने x मान लिया था। ठीक है, तो अगर मैं 15 है इधर और इसको 15 इधर ले आऊं तो ये तो माइनस में हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने अभी। ठीक है, ये फॉर्मूला आई थिंक गलत लिख दिया है मैंने यहाँ पर, आप इसी वाले फॉर्मूले से कर लीजिएगा इसको, कि जितनी ए की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला प्रॉपर क्या है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालती हूँ इसका। वैसे ये मैंने पहली वीडियो में भी किसी में सोल्व कराया है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अभी मैं इसको एकदम एट द मोमेंट याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको ये फॉर्मूला क्या है, लेकिन वैल्यू इसमें 30% रहेगी, आई एम ये डैम श्योर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज द मेन पॉइंट ऑफ लेमार्क थ्योरी। ठीक है, जैसे डार्विन जी हुए थे उनसे पहले मैंने अभी बताया था आपको लेमार्क साहब हुए थे इवोल्यूशन में। ठीक है, तो लेमार्क साहब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, पहला तो है उनकी एक बुक। ठीक है, लेमार्क जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फिलोसफिका जूलॉजिका, PHILOSO PHIE फिलोसफी जूलॉजिका। ठीक है, ये इनकी इंपोर्टेंट बुक है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क जी की दी हुई है। थ्योरी एंड यूज एंड डिसयूज, आप ठीक से करने बैठेंगे तो 2 घंटे में इस चैप्टर को उड़ा देंगे बिल्कुल।
और जो समझ में नहीं आए आपको, उसके लिए मैं हूँ, उसके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर छोड़ दीजिएगा या टॉपिक छोड़ दीजिएगा। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये हमारी लेमार्क की थ्योरी है। डार्विन डिवरीज वेलिस जी नहीं है इसमें, डार्विन साहब हैं जो आंसर है। अब बात करते हैं, डायनासोर वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक या फिर प्री कैम्ब्रियन एरा। जो डायनासोर थे, गोल्डन एज तो हमें पता है, जुरासिक को बोला जाता है डायनासोर्स की, जुरासिक जुरासिक पीरियड जो था वो गोल्डन एज थी। और इसके अलावा जो हमारा टाइम स्केल है जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा, ये सब आ जाते हैं। तो सीनोजोइक जो आपका है उसमें 3 हमारे पीरियड्स हुए हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, तो सीनोजोइक एरा ही वो पार्ट था जिस पार्ट के दौरान डायनासोर अबंडेंट थे इस धरती पर। ठीक है, अगर आपको ये टाइम स्केल नहीं मिलता है कहीं पर, तो एक मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगी उसका पीडीएफ आपको दे दूं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ऐप है हमारा एम कृति, उसको डाउनलोड कीजिए, वो पीडीएफ आपको वहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, 10th क्वेश्चन, फॉसिल मैन एक्सपर्ट इन मेकिंग केव पेंटिंग एंड टूल्स वाज। ठीक है, जब एक इवोल्यूशन का पार्ट होता है तो हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहले रामापिथिकस आए थे, शिवालिक हिल से उनका अवशेष मिले थे, इस वजह से उनको रामापिथिकस कहते हैं। तो उसी पूरी एंसिस्ट्री में, उसी एक पूरे हमारे वृक्ष में, उसी एक चक्र में एक मैन हुए हैं जो कि केव पेंटिंग के लिए और टूल्स के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, और वो है क्रो-मैग्नोन मैन, जिनको नियरेस्ट मैन भी बोला जाता है। जो आज के ह्यूमन हैं, सेपियंस हैं, उनके नियरेस्ट क्रो-मैग्नोन को बोला जाता है। उससे पहले पिकिंग, जावा, नियंडरथल, ये उनके भी पूर्वज रहे हैं, बट क्रो-मैग्नोन जो थे वो हमारे सबसे नियरेस्ट है। एक मैं आपको एंसेस्ट्री का एक छोटा सा वो बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे आए थे ड्रायोपैथिकस, देन रामापिथिकस, फिर आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस की बात आए थे होमो इरेक्टस, क्योंकि सबसे पहले ये खड़े होकर चले थे। होमो इरेक्टस से नियंडरथल आए हैं, और नियंडरथल से आए हैं आपके क्रो-मैग्नोन। क्रो-मैग्नोन, इंपॉर्टेंट बात ये है, जो क्रो-मैग्नोन है, क्रो-मैग्नोन वैली से ये मिले थे, घाटी से इनको डिस्कवर किया गया था फ्रांस में, तो उसी के नाम पे इनका नाम क्रो-मैग्नोन रख दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट चिनमैन भी इनको बोला जाता है, फर्स्ट चिनमैन। बोज और एरोज ये बनाते थे, बहुत ही आस्थावान थे। ठीक है, और इनको कलर पेंटिंग और टूल्स के लिए सबसे पहले जाना जाता है। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बायोलॉजी के संबंधित कुछ क्वेश्चन, बायो से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी के लिए क्वेश्चन जो इवोल्यूशन से हैं। अब आपको करना ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपने समझा है उसको और डीपली थोड़ा सा बुक उठाकर आपको पढ़ना है। आप, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी मेडिकल बुक आप यूज़ कर सकते हैं, या एनसीईआरटी बेस अपना जरूर एक रखिएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र यूपी बोर्ड के छात्र हैं जिसमें एनसीईआरटी ही अब चलती है, तो अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं किसी भी स्पेसिफिक राइटर की, देखिए जैसे कि बाला, मैं फुल नेम नहीं ले पा रही हूँ, बाला समथिंग करके राइटर हैं, उनकी बुक आती है, और एसपी गुप्ता करके एक बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक्स मानी जाती हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ ही हमारे पीडीएफ देखने के लिए और नोट्स के लिए हमारे ऐप एम कृति को जरूर इंस्टॉल करें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, डे 2 लेक्चर में।